नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक स्पीकर्स पर। क्या आप भी सोचते हैं कि एक सफल स्टार्टअप शुरू करना सिर्फ एक अच्छे आइडिया पर निर्भर करता है? लेकिन द लीन स्टार्टअप का यह सिद्धांत कहता है कि सही तरीके से काम करने से आप बिना रिस्क के भी बिजनेस को जल्दी और सस्ते में चला सकते हैं। जानिए इस बुक में वो रहस्य जो हर उद्यमी को जानना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप कम लागत में अपनी स्टार्टअप को सफलता की ओर ले जा सकते हैं बिना किसी बड़े निवेश के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 90% स्टार्टअप पहले ही 5 सालों में फेल हो जाते हैं? लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार्टअप हैं जो करोड़ों अरबों का बिजनेस बन गए। जोमाटो, ब्लिंकिट, स्विगी और जेप्टो, बोट जैसी कंपनियों ने कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स अपनाए जो आपको भी अपना बिजनेस ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एरिक रीज की बेस्ट सेलिंग किताब द लीन स्टार्टअप की, जो बताती है कि बिना पैसे बर्बाद किए और बिना गलतियां दोहराए आप अपना स्टार्टअप कैसे सफल बना सकते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि एक स्पेशल बोनस टिप आपके लिए तैयार है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छोटे से आइडिया ने भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स को जन्म दिया है? स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, यही मंत्र है जो आज के सफल उद्यमियों को प्रेरित करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट यानी MVP, जो स्टार्टअप्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। क्या आपने कभी सोचा था कि जोमाटो या मामा अर्थ जैसी कंपनियां आज किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं? MVP का मतलब है पहले एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जो सिर्फ बुनियादी जरूरतों को पूरा करे और फिर कस्टमर के फीडबैक के आधार पर उसे बेहतर बनाते जाएं। जोमाटो ने शुरुआत में केवल रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग और मेनू प्रदान किया था, लेकिन अब यह फूड डिलीवरी, रेटिंग और रिव्यू प्लेटफॉर्म के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका है। वहीं मामा अर्थ ने छोटे से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज यह देश के सबसे बड़े डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C ब्रांड्स में से एक बन चुका है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ खुद को पेश करता है। तो क्या आपने भी अपने आइडिया को MVP के तौर पर शुरू किया है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बिल्ड, मेजर, लर्न का मतलब है सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को बनाएं, फिर उस पर काम करने के बाद उसका असर मापें और अंत में उससे जो कुछ सीखा है उसे अगले सुधारों में लागू करें। यह लूप छोटे छोटे सुधारों के साथ तेजी से बढ़ने का तरीका है। क्योर या फिट जैसे स्टार्टअप ने इस अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाया। उन्होंने शुरुआत में एक हेल्थ एंड फिटनेस ऐप लॉन्च किया जो बहुत बुनियादी था, लेकिन कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने सर्विसेज में सुधार किया, जैसे कि फिटनेस सेंटर, खाने की डिलीवरी और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रोग्राम्स जोड़े। इसी तरह फ्लिपकार्ट ने शुरुआत में एक साधारण ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, लेकिन कस्टमर के फीडबैक के बाद उनकी लॉजिस्टिक्स और पेमेंट सिस्टम्स में सुधार किए गए, जिससे आज वह भारत के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो मान्यताएं, असम्पशंस हैं, उनका परीक्षण करें और कस्टमर के फीडबैक से यह जानें कि क्या वे सही हैं। ओला जैसे स्टार्टअप्स ने शुरुआत में यह सिद्धांत अपनाया था। जब ओला ने अपनी टैक्सी सर्विस शुरू की थी तो उन्होंने पहले केवल एक छोटे से शहर में इसे टेस्ट किया और कस्टमर के अनुभवों से यह सीखा कि उनके ऐप में क्या सुधार करना चाहिए। इससे ओला ने जल्दी ही यह सीखा कि क्या सर्विस का मॉडल काम करेगा या नहीं। इसी तरह जोमैटो ने अपने रेस्टोरेंट लिस्टिंग के अलावा डिलीवरी सर्विस को भी कस्टमर के टेस्टिंग और फीडबैक से विकसित किया, जिससे वह भारत का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन चुका है। हालांकि कुछ स्टार्टअप्स जैसे ओयो ने इस प्रक्रिया को सही से नहीं अपनाया, जिसके कारण उन्हें कई बार फीडबैक पर सही से काम करने में कठिनाई आई। क्या सिर्फ ज्यादा डाउनलोड्स, लाइक्स या फॉलोअर्स किसी स्टार्टअप की सफलता तय करते हैं? नहीं, असली ग्रोथ उन चीजों से मापी जाती है जो सच में बिजनेस पर असर डालती हैं, न कि दिखने वाले बेकार के नंबरों से। इसी सोच को कहते हैं इनोवेशन अकाउंटिंग, यानी
ऐसे एक्शनेबल मैट्रिक्स पर ध्यान देना जो असली प्रोग्रेस दिखाएं, न कि सिर्फ वैनिटी मैट्रिक्स जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन असली ग्रोथ नहीं दर्शाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया ई कॉमर्स स्टार्टअप सिर्फ अपनी वेबसाइट विजिट्स गिनता रहे लेकिन असली सेल्स पर ध्यान न दे, तो क्या उसे सफलता मिलेगी? नहीं। इसी गलती से बचने के लिए फ्लिपकार्ट और रेजरपे जैसी कंपनियों ने शुरू से ही इनोवेशन अकाउंटिंग पर ध्यान दिया। फ्लिपकार्ट ने सिर्फ यूजर्स के साइन अप को नहीं देखा, बल्कि यह भी मापा कि कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं और बार बार लौट कर आ रहे हैं। वहीं रेजरपे ने देखा कि सिर्फ कितने लोग उनके पेमेंट गेटवे पर रजिस्टर हो रहे हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह जरूरी है कि कितने लोग वाकई पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर आप भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो बेकार की संख्या, वैनिटी मैट्रिक्स के जाल में न फंसे, बल्कि उन आंकड़ों को ट्रैक करें जो आपके बिजनेस को सच में ग्रोथ दिलाएं। क्या आप भी असली सफलता को मापने के लिए सही मैट्रिक्स पर ध्यान दे रहे हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या आपने सोचा है कि बड़े स्टार्टअप्स रातों रात सफल नहीं होते? उनकी सफलता का राज है बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप। यानी पहले प्रोडक्ट बनाएं, बिल्ड, फिर उसका परफॉर्मेंस मापें, मेजर, और अंत में जो सीखा उससे सुधार करें, लर्न। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है ताकि बिजनेस सही दिशा में आगे बढ़े। उदाहरण के लिए, जब पेटीएम ने शुरुआत की थी तो वे सिर्फ एक मोबाइल वॉलेट थे, लेकिन उन्होंने अपने यूजर्स का व्यवहार मेजर देखा और सीखा कि लोग सिर्फ मोबाइल रिचार्ज ही नहीं बल्कि बिजली, पानी और अन्य बिल भी ऑनलाइन भरना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी सर्विसेज को अपडेट किया, लर्न और नए फीचर्स जोड़े। इसी तरह मीशो ने पहले सिर्फ छोटे रीसेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन जब उन्होंने डेटा देखा तो पाया कि महिलाएं घर से बिजनेस करने में दिलचस्पी ले रही हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट किया और अब लाखों सेलर्स उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। क्या होगा अगर आपका स्टार्टअप नए फीचर्स लाने में इतना समय लगा दे कि कस्टमर दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो जाए? यहीं पर काम आता है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, यानी बार बार और जल्दी जल्दी नए वर्जन रिलीज करना ताकि हर अपडेट के साथ प्रोडक्ट और बेहतर हो सके। इसका मतलब है कि जब भी कोई नया सुधार या फीचर तैयार हो तो उसे तुरंत यूजर्स तक पहुंचाया जाए, बजाय इसके कि महीनों तक इंतजार किया जाए। जीरोदा इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होने के बावजूद यह लगातार अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करता रहता है, जिससे ट्रेडर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। इसी तरह फोनपे ने शुरुआत में सिर्फ एक पेमेंट ऐप के रूप में काम किया, लेकिन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट की वजह से उसने धीरे धीरे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और यूपीआई से जुड़े नए फीचर्स जोड़े, जिससे यह भारत के सबसे लोकप्रिय फिनटेक ऐप्स में से एक बन गया। तो इंतजार मत करिए, छोटे छोटे अपडेट्स जारी करें, यूजर्स से फीडबैक लें और अपने प्रोडक्ट को लगातार सुधारते रहें। क्या आपको भी जल्दी जल्दी अपडेट्स पसंद हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट या वेबसाइट में बदलाव लाने से पहले यह कैसे तय करती हैं कि कौन सा वर्जन ज्यादा सफल होगा? इसका जवाब है स्प्लिट टेस्टिंग, जिसे एबी टेस्टिंग भी कहा जाता है। यह एक तरीका है जिसमें एक प्रोडक्ट, वेबसाइट या एड के दो अलग अलग वर्जन बनाए जाते हैं और यह देखा जाता है कि कौन सा बेहतर परफॉर्म करता है। मान लीजिए आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है और आप अपनी वेबसाइट पर बाय नाउ बटन का रंग बदलना चाहते हैं। बिना सोचे समझे बदलाव करने से बेहतर है कि आप स्प्लिट टेस्टिंग करें। इसका मतलब है कि कुछ यूजर्स को लाल बटन दिखाएं और कुछ को हरा बटन। फिर देखें कि कौन सा बटन ज्यादा क्लिक हो रहा है। जो वर्जन बेहतर काम करे उसे अपनाएं। इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियां करती हैं। जब फ्लिपकार्ट कोई नया फीचर लॉन्च करता है तो वह इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करने से पहले छोटे ग्रुप पर टेस्ट करता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तभी इसे सबके लिए लागू किया जाता है। इसी तरह जोमेटो अपने ऐप के लेआउट, रेस्टोरेंट डिस्प्ले और बटन कलर तक पर ए/बी टेस्टिंग करता है ताकि पता चले कि यूजर्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है। कई बार स्टार्टअप्स बिना यह जाने कि उनके प्रोडक्ट की असल में जरूरत किसे है, मार्केट में उतर जाते हैं
और यहीं वे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कस्टमर डेवलपमेंट यानी अपने संभावित कस्टमर्स को गहराई से समझना और यह टेस्ट करना कि आपका प्रोडक्ट उनकी जरूरत को पूरा कर भी रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए ज़ीरोधा ने ट्रेडिंग ऐप लॉन्च करने से पहले यह समझा कि भारत में छोटे निवेशकों के लिए ब्रोकरेज फीस एक बड़ी समस्या है। उन्होंने अपने कस्टमर्स से लगातार बातचीत की और उनकी जरूरत के हिसाब से जीरो ब्रोकरेज मॉडल पेश किया, जिससे वे मार्केट लीडर बन गए। इसी तरह मामा अर्थ ने देखा कि भारतीय माता पिता के पास बेबी प्रोडक्ट्स के लिए केमिकल फ्री विकल्प नहीं है। उन्होंने इस समस्या को समझा, सही प्रोडक्ट तैयार किया और आज यह एक सफल ब्रांड बन चुका है। लीन थिंकिंग बिना फालतू रिसोर्स बर्बाद किए। सीखने की प्रक्रिया को ऑप्टिमाइज करना। कई बार स्टार्टअप बड़ी बड़ी चीजें प्लान कर लेते हैं, लेकिन जब तक वे उन्हें लॉन्च करते हैं मार्केट बदल चुका होता है। इसका हल है छोटे छोटे प्रयोग करना, जल्दी जल्दी सीखना और फीडबैक के हिसाब से बदलाव करना। उदाहरण के लिए मीशो ने शुरुआत में सिर्फ कुछ रीसेलर्स के साथ काम किया और धीरे धीरे मार्केट का फीडबैक लेते गए। अगर वे सीधे ही बड़े स्तर पर निवेश कर देते तो शायद इतना सफल नहीं होते। वहीं डंजो ने बिना ज्यादा खर्च किए छोटे स्केल पर डिलीवरी सर्विस शुरू की और फिर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ग्रोथ की। क्या आपने सोचा है कि कुछ स्टार्टअप तेजी से ग्रोथ करते हैं जबकि कुछ शुरू होते ही बिखर जाते हैं? इसकी दो बड़ी वजहें हैं, को फाउंडर अलाइनमेंट और लीन एनालिटिक्स। अगर आप अपने स्टार्टअप को सफल बनाना चाहते हैं तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार स्टार्टअप इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके को फाउंडर्स के बीच विचारों में तालमेल नहीं होता। को फाउंडर अलाइनमेंट का मतलब है कि सभी फाउंडर्स एक ही विजन, वैल्यू और गोल्स पर सहमत हों। अगर को फाउंडर्स एक दूसरे से अलग सोचते हैं तो बिजनेस में बार बार टकराव होगा और ग्रोथ रुक जाएगी। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन और बिन्नी बंसल शुरू से ही एक ही विजन पर काम कर रहे थे, भारत में सबसे अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना। इसी वजह से उन्होंने मिलकर फ्लिपकार्ट को अमेजन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना दिया। दूसरी तरफ कई स्टार्टअप सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनके को फाउंडर्स के बीच तालमेल नहीं था और बिजनेस सही दिशा में नहीं बढ़ पाया। क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप सिर्फ अनुमान के आधार पर फैसले लेते हैं? नहीं, सफल स्टार्टअप लीन एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी केवल उन आंकड़ों पर ध्यान देना जो सच में बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए रेजर पे ने शुरुआत में सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग डेटा को एनालाइज किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कई छोटे बिजनेस को डिजिटल पेमेंट में दिक्कत हो रही है तो उन्होंने रेजर पे एक्स और रेजर पे कैपिटल जैसी नई सर्विसेज लॉन्च की। इसी तरह CRID ने सिर्फ डाउनलोड्स और इंस्टॉल्स पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह देखा कि कितने यूजर्स सच में क्रेडिट कार्ड बिल पे कर रहे हैं और उन्हीं डेटा पॉइंट्स पर अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाई। क्या आप अपने बिजनेस में सही डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी टीम को एक विजन पर ला पा रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। फेलियर एज लर्निंग। असली ग्रोथ तब होती है जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं। यही सोच फेलियर एज लर्निंग कहलाती है, यानी हर गलती को एक अवसर की तरह देखना जिससे हम अपने बिजनेस और लाइफ में बेहतर फैसले ले सकें। सफल स्टार्टअप्स की नींव असफलताओं पर टिकी होती है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज की कई बड़ी कंपनियां तब तक सफल नहीं हुई जब तक उन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। पेटीएम को ही देख लीजिए, जब उन्होंने शुरुआत की थी तब सिर्फ मोबाइल रिचार्ज सर्विस थी, लेकिन ग्रोथ धीमी थी। बाद में उन्होंने डिजिटल पेमेंट की जरूरत को पहचाना और धीरे धीरे वॉलेट, UPI, मर्चेंट पेमेंट और कई नई सर्विसेज जोड़ी। अगर वे अपनी शुरुआती असफलता से सीखकर बदलाव नहीं करते तो पेटीएम कभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। इसी तरह ओला की शुरुआती रणनीति सिर्फ मेट्रो सिटीज के लिए थी, लेकिन जब उन्होंने छोटे शहरों में अपनी सर्विस एक्सपेंड की तब असली ग्रोथ मिली। उन्होंने यह गलती पहचानी कि भारत में सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी कैब की भारी मांग है।
अगर वे पहले से ही हर जगह अपनी सर्विस देने की कोशिश करते तो हो सकता था कि कंपनी जल्दी ही फेल हो जाती। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारा और सही दिशा में आगे बढ़े। सफल स्टार्टअप्स आइडिया से नहीं, सही अप्रोच से बनते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू करना चाहते हैं? तो ध्यान रखें, जल्दी सीखें, छोटे छोटे बदलाव करें और असली ग्रोथ पर फोकस करें। ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, ओला और रेजर पे जैसे ब्रांड्स भी असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने फेलियर से सीखा और आगे बढ़े। आपका आइडिया क्या है? क्या आप भी एक एमवीपी से शुरुआत कर सकते हैं? नीचे कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बुक स्पीकर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए। एमवीपी का मतलब है पहले एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जो सिर्फ बुनियादी जरूरतों को पूरा करे और फिर कस्टमर के फीडबैक के आधार पर उसे बेहतर बनाते जाएं। ज़ोमैटो ने शुरुआत में केवल रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग और मेनू प्रदान किया था, लेकिन अब यह फूड डिलीवरी, रेटिंग और रिव्यू प्लेटफॉर्म के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका है। वहीं मामाअर्थ ने छोटे से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज यह देश के सबसे बड़े डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C ब्रांड्स में से एक बन चुका है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ खुद को पेश करता है। तो क्या आपने भी अपने आइडिया को एमवीपी के तौर पर शुरू किया है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बिल्ड, मेजर, लर्न का मतलब है सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को बनाएं, फिर उस पर काम करने के बाद उसका असर मापें और अंत में उससे जो कुछ सीखा है उसे अगले सुधारों में लागू करें। यह लूप छोटे छोटे सुधारों के साथ तेजी से बढ़ने का तरीका है। क्योर डेया फिट जैसे स्टार्टअप ने इस अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाया। उन्होंने शुरुआत में एक हेल्थ एंड फिटनेस ऐप लॉन्च किया जो बहुत बुनियादी था, लेकिन कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने सर्विसेज में सुधार किया, जैसे कि फिटनेस सेंटर, खाने की डिलीवरी और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रोग्राम्स जोड़े। इसी तरह फ्लिपकार्ट ने शुरुआत में एक साधारण ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, लेकिन कस्टमर के फीडबैक के बाद उनकी लॉजिस्टिक्स और पेमेंट सिस्टम्स में सुधार किए गए, जिससे आज वह भारत के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो मान्यताएं, असम्पशंस हैं, उनका परीक्षण करें और कस्टमर के फीडबैक से यह जानें कि क्या वे सही हैं। ओला जैसे स्टार्टअप्स ने शुरुआत में यह सिद्धांत अपनाया था। जब ओला ने अपनी टैक्सी सर्विस शुरू की थी तो उन्होंने पहले केवल एक छोटे से शहर में इसे टेस्ट किया और कस्टमर के अनुभवों से यह सीखा कि उनके ऐप में क्या सुधार करना चाहिए। इससे ओला ने जल्दी ही यह सीखा कि क्या सर्विस का मॉडल काम करेगा या नहीं। इसी तरह ज़ोमैटो ने अपने रेस्टोरेंट लिस्टिंग के अलावा डिलीवरी सर्विस को भी कस्टमर के टेस्टिंग और फीडबैक से विकसित किया, जिससे वह भारत का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन चुका है। हालांकि कुछ स्टार्टअप्स जैसे ओयो ने इस प्रक्रिया को सही से नहीं अपनाया, जिसके कारण उन्हें कई बार फीडबैक पर सही से काम करने में कठिनाई आई। क्या सिर्फ ज्यादा डाउनलोड्स, लाइक्स या फॉलोअर्स किसी स्टार्टअप की सफलता तय करते हैं? नहीं, असली ग्रोथ उन चीजों से मापी जाती है जो सच में बिजनेस पर असर डालती हैं, न कि दिखने वाले बेकार के नंबरों से। इसी सोच को कहते हैं इनोवेशन अकाउंटिंग, यानी ऐसे एक्शनेबल मैट्रिक्स पर ध्यान देना जो असली प्रोग्रेस दिखाएं, न कि सिर्फ वैनिटी मैट्रिक्स जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन असली ग्रोथ नहीं दर्शाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया ई-कॉमर्स स्टार्टअप सिर्फ अपनी वेबसाइट विजिट्स गिनता रहे लेकिन असली सेल्स पर ध्यान न दे, तो क्या उसे सफलता मिलेगी? नहीं। इसी गलती से बचने के लिए फ्लिपकार्ट और रेजर पे जैसी कंपनियों ने शुरू से ही इनोवेशन अकाउंटिंग पर ध्यान दिया। फ्लिपकार्ट ने सिर्फ यूजर्स के साइन अप को नहीं देखा, बल्कि यह भी मापा कि कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं और बार बार लौट कर आ रहे हैं। वहीं रेजर पे ने देखा कि सिर्फ कितने लोग उनके पेमेंट गेटवे पर रजिस्टर हो रहे हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह जरूरी है कि कितने लोग वाकई पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं।
तो अगर आप भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो बेकार की संख्या, वैनिटी मैट्रिक्स के जाल में न फंसे, बल्कि उन आंकड़ों को ट्रैक करें जो आपके बिजनेस को सच में ग्रोथ दिलाएं। क्या आप भी असली सफलता को मापने के लिए सही मैट्रिक्स पर ध्यान दे रहे हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या आपने सोचा है कि बड़े स्टार्टअप्स रातों रात सफल नहीं होते? उनकी सफलता का राज है बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप। यानी पहले प्रोडक्ट बनाएं, तो बिल्ड, फिर उसका परफॉर्मेंस मापें, मेजर, और अंत में जो सीखा उससे सुधार करें, लर्न। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है ताकि बिजनेस सही दिशा में आगे बढ़े। उदाहरण के लिए, जब पेटीएम ने शुरुआत की थी तो वे सिर्फ एक मोबाइल वॉलेट थे, लेकिन उन्होंने अपने यूजर्स का व्यवहार मेजर देखा और सीखा कि लोग सिर्फ मोबाइल रिचार्ज ही नहीं, बल्कि बिजली, पानी और अन्य बिल भी ऑनलाइन भरना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी सर्विसेज को अपडेट किया, लर्न और नए फीचर्स जोड़े। इसी तरह मीशो ने पहले सिर्फ छोटे रीसेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन जब उन्होंने डेटा देखा तो पाया कि महिलाएं घर से बिजनेस करने में दिलचस्पी ले रही हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट किया और अब लाखों सेलर्स उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। क्या होगा अगर आपका स्टार्टअप नए फीचर्स लाने में इतना समय लगा दे कि कस्टमर दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो जाए? यहीं पर काम आता है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, यानी बार बार और जल्दी जल्दी नए वर्जन रिलीज करना, ताकि हर अपडेट के साथ प्रोडक्ट और बेहतर हो सके। इसका मतलब है कि जब भी कोई नया सुधार या फीचर तैयार हो तो उसे तुरंत यूजर्स तक पहुंचाया जाए, बजाय इसके कि महीनों तक इंतजार किया जाए। जीरोधा इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होने के बावजूद यह लगातार अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करता रहता है, जिससे ट्रेडर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। इसी तरह फोनपे ने शुरुआत में सिर्फ एक पेमेंट ऐप के रूप में काम किया, लेकिन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट की वजह से उसने धीरे धीरे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और यूपीआई से जुड़े नए फीचर्स जोड़े, जिससे यह भारत के सबसे लोकप्रिय फिनटेक ऐप्स में से एक बन गया। तो इंतजार मत करिए, छोटे छोटे अपडेट्स जारी करें, यूजर्स से फीडबैक लें और अपने प्रोडक्ट को लगातार सुधारते रहें। क्या आपको भी जल्दी जल्दी अपडेट्स पसंद हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट या वेबसाइट में बदलाव लाने से पहले यह कैसे तय करती हैं कि कौन सा वर्जन ज्यादा सफल होगा? इसका जवाब है स्प्लिट टेस्टिंग, जिसे ए/बी टेस्टिंग भी कहा जाता है। यह एक तरीका है जिसमें एक प्रोडक्ट, वेबसाइट या एड के दो अलग अलग वर्जन बनाए जाते हैं और यह देखा जाता है कि कौन सा बेहतर परफॉर्म करता है। मान लीजिए आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है और आप अपनी वेबसाइट पर बाय नाउ बटन का रंग बदलना चाहते हैं। बिना सोचे समझे बदलाव करने से बेहतर है कि आप स्प्लिट टेस्टिंग करें। इसका मतलब है कि कुछ यूजर्स को लाल बटन दिखाएं और कुछ को हरा बटन। फिर देखें कि कौन सा बटन ज्यादा क्लिक हो रहा है। जो वर्जन बेहतर काम करे उसे अपनाएं। इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियां करती हैं। जब फ्लिपकार्ट कोई नया फीचर लॉन्च करता है तो वह इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करने से पहले छोटे ग्रुप पर टेस्ट करता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तभी इसे सबके लिए लागू किया जाता है। इसी तरह जोमेटो अपने ऐप के लेआउट, रेस्टोरेंट डिस्प्ले और बटन कलर तक पर ए/बी टेस्टिंग करता है, ताकि पता चले कि यूजर्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है। कई बार स्टार्टअप्स बिना यह जाने कि उनके प्रोडक्ट की असल में जरूरत किसे है, मार्केट में उतर जाते हैं और यहीं वे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कस्टमर डेवलपमेंट, यानी अपने संभावित कस्टमर्स को गहराई से समझना और यह टेस्ट करना कि आपका प्रोडक्ट उनकी जरूरत को पूरा कर भी रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए, जीरोधा ने ट्रेडिंग ऐप लॉन्च करने से पहले यह समझा कि भारत में छोटे निवेशकों के लिए ब्रोकरेज फीस एक बड़ी समस्या है। उन्होंने अपने कस्टमर्स से लगातार बातचीत की और उनकी जरूरत के हिसाब से जीरो ब्रोकरेज मॉडल पेश किया, जिससे वे मार्केट लीडर बन गए। इसी तरह मामा अर्थ ने देखा कि भारतीय माता पिता के पास बेबी प्रोडक्ट्स के लिए केमिकल फ्री विकल्प नहीं है। उन्होंने इस समस्या को समझा, सही प्रोडक्ट तैयार किया और आज यह एक सफल ब्रांड बन चुका है। लीन थिंकिंग बिना फालतू रिसोर्स
बर्बाद किए। सीखने की प्रक्रिया को ऑप्टिमाइज करना। कई बार स्टार्टअप बड़ी बड़ी चीजें प्लान कर लेते हैं, लेकिन जब तक वे उन्हें लॉन्च करते हैं, मार्केट बदल चुका होता है। इसका हल है छोटे छोटे प्रयोग करना, जल्दी जल्दी सीखना और फीडबैक के हिसाब से बदलाव करना। उदाहरण के लिए, मीशो ने शुरुआत में सिर्फ कुछ रीसेलर्स के साथ काम किया और धीरे धीरे मार्केट का फीडबैक लेते गए। अगर वे सीधे ही बड़े स्तर पर निवेश कर देते तो शायद इतना सफल नहीं होते। वहीं डंजो ने बिना ज्यादा खर्च किए छोटे स्केल पर डिलीवरी सर्विस शुरू की और फिर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ग्रोथ की। क्या आपने सोचा है कि कुछ स्टार्टअप तेजी से ग्रोथ करते हैं जबकि कुछ शुरू होते ही बिखर जाते हैं? इसकी दो बड़ी वजहें हैं, को फाउंडर अलाइनमेंट और लीन एनालिटिक्स। अगर आप अपने स्टार्टअप को सफल बनाना चाहते हैं तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार स्टार्टअप इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके को फाउंडर्स के बीच विचारों में तालमेल नहीं होता। को फाउंडर अलाइनमेंट का मतलब है कि सभी फाउंडर्स एक ही विजन, वैल्यू और गोल्स पर सहमत हों। अगर को फाउंडर्स एक दूसरे से अलग सोचते हैं तो बिजनेस में बार बार टकराव होगा और ग्रोथ रुक जाएगी। उदाहरण के लिए, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन और बिन्नी बंसल शुरू से ही एक ही विजन पर काम कर रहे थे, भारत में सबसे अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना। इसी वजह से उन्होंने मिलकर फ्लिपकार्ट को अमेजन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना दिया। दूसरी तरफ, कई स्टार्टअप सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनके को फाउंडर्स के बीच तालमेल नहीं था और बिजनेस सही दिशा में नहीं बढ़ पाया। क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप सिर्फ अनुमान के आधार पर फैसले लेते हैं? नहीं, सफल स्टार्टअप लीन एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी केवल उन आंकड़ों पर ध्यान देना जो सच में बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, रेजर पे ने शुरुआत में सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग डेटा को एनालाइज किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कई छोटे बिजनेस को डिजिटल पेमेंट में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने रेजर पे एक्स और रेजर पे कैपिटल जैसी नई सर्विसेज लॉन्च की। इसी तरह CRID ने सिर्फ डाउनलोड्स और इंस्टॉल्स पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह देखा कि कितने यूजर्स सच में क्रेडिट कार्ड बिल पे कर रहे हैं और उन्हीं डेटा पॉइंट्स पर अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाई। क्या आप अपने बिजनेस में सही डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी टीम को एक विजन पर ला पा रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। फेलियर एज लर्निंग। असली ग्रोथ तब होती है जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं। यही सोच फेलियर एज लर्निंग कहलाती है, यानी हर गलती को एक अवसर की तरह देखना, जिससे हम अपने बिजनेस और लाइफ में बेहतर फैसले ले सकें। सफल स्टार्टअप्स की नींव असफलताओं पर टिकी होती है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज की कई बड़ी कंपनियां तब तक सफल नहीं हुई जब तक उन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। पेटीएम को ही देख लीजिए, जब उन्होंने शुरुआत की थी तब सिर्फ मोबाइल रिचार्ज सर्विस थी, लेकिन ग्रोथ धीमी थी। बाद में उन्होंने डिजिटल पेमेंट की जरूरत को पहचाना और धीरे धीरे वॉलेट, UPI, मर्चेंट पेमेंट और कई नई सर्विसेज जोड़ी। अगर वे अपनी शुरुआती असफलता से सीखकर बदलाव नहीं करते तो पेटीएम कभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। इसी तरह ओला की शुरुआती रणनीति सिर्फ मेट्रो सिटीज के लिए थी, लेकिन जब उन्होंने छोटे शहरों में अपनी सर्विस एक्सपेंड की तब असली ग्रोथ मिली। उन्होंने यह गलती पहचानी कि भारत में सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी कैब की भारी मांग है। अगर वे पहले से ही हर जगह अपनी सर्विस देने की कोशिश करते तो हो सकता था कि कंपनी जल्दी ही फेल हो जाती, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारा और सही दिशा में आगे बढ़े। सफल स्टार्टअप्स आइडिया से नहीं, सही अप्रोच से बनते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू करना चाहते हैं? तो ध्यान रखें, जल्दी सीखें, छोटे छोटे बदलाव करें और असली ग्रोथ पर फोकस करें। ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, ओला और रेजर पे जैसे ब्रांड्स भी असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने फेलियर से सीखा और आगे बढ़े। आपका आइडिया क्या है? क्या आप भी एक MVP से शुरुआत कर सकते हैं? नीचे कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बुक स्पीकर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए
सीखते रहिए।